फोटोसिंथेसिस वगैरह तो नहीं क्या था आते, फोटोसिंथेसिस वगैरह भी हमने नहीं कंप्लीट किया था। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें समझा था मोशन, लॉज ऑफ मोशन मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है उसके क्वेश्चन आते हैं तीनों लॉज के ऊपर। और उसमें बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोला जाता है, राइट, ये भी बताया था ना। तो वो तुम लोगों को बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट लॉ। ऐसे ही सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ये बताया था आपको। ठीक है, यही सिर्फ। और इसमें तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। उसके बाद फोर्स, फोर्स और लॉज इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। फोर्स पे भी न्यूटन की जो थ्योरी वगैरह है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, उसके लॉज के बारे में शॉर्ट में। ठीक है, बाकी देखो इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा डिटेल में नहीं आते, इसलिए मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। न्यूमेरिकल्स कभी कभी एक या दो कभी कभी आता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं करा रही, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह, क्योंकि डिटेल में नहीं आती इसके क्वेश्चन। ठीक है भाई, और मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स लिखवाए थे बताओ जरा, सीक्वेंस जो फर्स्ट क्लास से अटेंड करेंगे एक बार बताओ जरा। इलेक्ट्रिक करंट के, हाँ। हाँ बेसिक ही पूछे जाते हैं यार। देखो आतिफ, कभी कभी कोई न्यूमेरिकल आता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना, इसलिए मैं डिटेल में वो चीज नहीं बता रही, क्योंकि नहीं आते इतने ज्यादा क्वेश्चन। तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। अब आगे देखो इसके अंदर और क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट आपका वेव्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग से करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करवा देती हूँ मैं स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्क पावर एनर्जी वगैरह इसी में कंप्लीट करवा देती हूँ मैं। देखो भाई, अब इलेक्ट्रिसिटी में आपसे क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बेसिकली कहते हैं, इससे क्या क्वेश्चन आते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की हेडिंग बना लो नोट्स में। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो बेसिकली इसका इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वो ब्रांच है जो कि प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी इन सब से डील करती है। सबसे पहली चीज, एक फर्स्ट फुल फॉर्म यहाँ पे आती है, इसमें जैसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कई बार। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक चार्ज का, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक डायरेक्शन में फ्लो होना, लिखिए, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमें डायरेक्शन गिवन है तो करंट कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये होता है इसका फॉर्मूला, लिखो इसको, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, क्यू का मतलब होता है उस पर चार्ज होना, चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होना। एंड टी का यहाँ पर मतलब है टाइम। तो इसे हम कहते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंस होता है एक इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। वो भी आगे बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, ये लिख लो। और बाकी चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, उसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर। एंड द यूनिट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी बोलो, इंस्ट्रूमेंट का नाम बोलो। एमीटर। एमीटर। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए एमीटर होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो इसके अंदर आपने ये लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, इसकी चार्ज भी लिख ली। ठीक है, अब इसमें ये तो करंट का हो गया, एम्पियर और ये सारी चीजें। अब इसके बाद क्या होते हैं चार्जेस। अब चार्ज होता है यहाँ पर, मैम आपकी आवाज डिफरेंट लग रही है, क्यों? आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही सबको? आवाज क्लियर है या नहीं? यस मैम, क्लियर। ओके क्लियर है ना, ठीक है। कभी नहीं क्लियर हो तो मुझे बता देना। ओके, चार्ज पे आइए। चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होना। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, दैट इज नोन एज चार्ज। किसी भी एक आइटम के ऊपर, किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर एक चार्ज का एक्वायरिंग होती है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और चार्जेस जो है वही है पॉजिटिव नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, इसे कहते हैं हम कूलम। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एंड वन कूलम जो है इज रिलेटिंग टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। कैसे? अभी आपने पढ़ा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना? तो क्यू का यहाँ से क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, लिख लो यहाँ तक ये। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया, a current of 0.5 ampere is drawn by filament of इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट जो टंगस्टन से बेसिकली बना हुआ होता है, वो 10 मिनट्स के लिए यहाँ पर करंट हुआ यहाँ पर। तो आपको बताना है कितना चार्ज फ्लो हुआ। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू सर्किट। ठीक है, इसको काउंट करो। हमें सॉल्यूशन इसको निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, हमें टाइम दिया गया 10 मिनट। अब पहले तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो, फटाफट बताओ 10 मिनट सेकंड में कितना होता है। 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो फटाफट से सब लोग। अभी तक किया नहीं चेंज? 10 मिनट है, उसको चेंज करो। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 10 मिनट में 600 सेकेंड। सीधा बात है, निकाल लो 600 सेकेंड, हो गया इतना। ठीक है, अब आपको पता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दैट मीन्स क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आई इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। आई कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600, आप मल्टीप्लाई कर लो 300 कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे इस चीज को? क्यू का आंसर जो चार्ज है वो आपका 300 कूलम आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी है क्वेश्चन निकालना। आप आगे पीछे करके फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो, डिफिकल्टी नहीं आएगी। अनटिल और अनलेस आपको फॉर्मूला नहीं पता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है बहुत इजी है फिर, समझ गए बात को? ऐसे ही निकालना है इसको आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है, ये एक याद रखना है इसके अंदर से।
अब एक होता है जो ये चार्ज होते हैं, जो करंट्स होते हैं, ये किस में कंडक्ट होते हैं? ज्यादातर कंडक्टर्स में। ठीक है, जो कंडक्टर्स होता है वहां पे क्या होता है, वहां पर मटेरियल जो है ना फ्रीली मूव कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव इन मटेरियल्स। और इनमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो वो करंट बन जाएगा उसके अंदर। और वो करंट कौन कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जहां पर आपको, यहाँ पर जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं which doesn't allow electricity to pass through them। एग्जाम्पल दीजिए इनके। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में डिफरेंस याद करना है, इससे भी क्वेश्चन सीधा बन सकता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी ही पास करने दे वो कंडक्टर्स हो गए, जो नहीं पास करने दे वो, ठीक है, इंसुलेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, जैसे कि एग्जाम्पल कंडक्टर की मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी से अलाउ होता है या नहीं होता? होता है ना। ह्यूमन बॉडी, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी से अलाउ हो जाता है क्योंकि हमें लग जाता है करंट, है ना, तो उसे ही है। ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी। मेटल्स, कौन से मेटल्स? जैसे कि कॉपर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, ये अलाउ करते हैं। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से भी अलाउ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज एक आपको पता होना चाहिए, जो हमारी पेंसिल्स होती हैं उसकी जो स्टार्टिंग की लीड होती है, जो ऊपर की निब होती है पेंसिल्स की, वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ठीक है, और इंसुलेटर का जैसे कि वुड, सबसे बड़ा एग्जांपल यू ऑल नो, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इनसे अलाउ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव फ्रीली। ठीक है, रबर भी इसका ही एग्जाम्पल है। और मेटल्स में यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये भी सब इसी के एग्जाम्पल। ठीक है, लिख लो ये एग्जाम्पल वगैरह, आप सीधा इसको लिख लेना। इसीलिए जो है मेटल्स को ही हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में मेटल्स का यूज किया जाता है। इसको लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल wires। Why? Because they are good conductors of electricity। Yes, Faisal, conductors are those in which the electricity can pass through। ओके, अगर मैं पूछूं मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट कौन सा है जिसमें से सबसे ज्यादा पास हो सकती है मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट, तो वो सिल्वर है। सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टिव। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag। इट इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट। ठीक है भाई, ये लिख लेना। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब एक ऐसा मटेरियल जो आधा अलाउ करता है आधा नहीं करता, ठीक है, कुछ करता है कुछ नहीं करता, दोनों के बीच में लाई करता है, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो मटेरियल whose conductivity lies between insulator and conductor, जो दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। भारत अब सेमीकंडक्टर बनाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, भारत की बहुत ज्यादा कोशिश है
कि आप बहुत ज्यादा तरीके से आप जो है कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर को यहाँ पर डेवलप करो, बहुत ज्यादा डिमांड में है ये चीज। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें और डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रही बिकॉज इतना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फैजल, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के थ्रू होती है, सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होती है। सेमीकंडक्टर जो है दे एक्चुअली रेजिस्ट द फ्लो। इसके लिए एक मिशन भी चलाया सरकार ने, सेमीकंडक्टर मिशन, इसके लिए कमिटीज भी बिठाई गई हैं इसको और बेटर करने के लिए। ठीक है, जो उसको और हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सके, इस मटेरियल को हम और ज्यादा इस पूरे मार्केट को और ज्यादा फ्लरिश कर सके, उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो हमारी चिप होती है, चिप्स, सिम कार्ड, चिप हो गई, वो सारी चीजें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, उनकी सप्लाई बाहर से ज्यादा होती है। तो ये अब हमें यहाँ पर एक इंडिया में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, सेमीकंडक्टर्स को बनाना होगा इंडिया में ही। जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, आप कह लो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज लाइक दी हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसी की, हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है, यस, डोपिंग के थ्रू कर सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को ऐड करके। आज के टाइम पे जितनी भी आप मशीन देखते हो, जितनी भी आप चीजें देखते हो, उसमें सब कुछ जो है वो जो चिप बनाने की चीजें होती है वो बाहर से लानी पड़ती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडिया में कोविड का वो हो गया। ठीक है, कोविड का की वजह से हम बाहर से सामान नहीं मंगा सके, जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस। तो क्या हुआ, इंडिया ने खुद से इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, और अब ये कोशिश है कि हमें क्या करना होगा, इसको भारत में ही इनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को डिस्प्ले करना, बनाना, हर चीज वो अब इंडिया में ही स्टार्ट करी जा रही है, हुआ नहीं है अभी। कोशिश यही है कि इसको हम बेटर और तरीके से, सेमीकंडक्टर जो है भारत में एक्चुअली कम है, सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है ना भारत में उतनी फ्लरिश्ड नहीं है। अगर सेमीकंडक्टर की हो जाए ना बढ़िया, तो बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, इसका बहुत यूज है, कम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत जगह यूज है। ठीक है, आज की इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। पर वही अभी उतना ज्यादा अमाउंट है नहीं भारत के पास मार्केट। इसमें अभी भी वही हाई इसमें आ रहे हैं, क्या कहते हैं ये, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस, यही अभी तक इस पे टॉप कर रहे हैं। इंडिया की भी कोशिश है इसमें टॉप करने की। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स भी एक मटेरियल होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो कंडक्टर, इंसुलेटर याद रखिएगा। एक और टर्म होती है इसके बाद, मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ, उसके बाद उस टर्म को लिखेंगे। एक टर्म होती है जिसका नाम है रेसिस्टेंस। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोक, पता है ना सबको। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना, द प्रॉपर्टी या एबिलिटी टू रेसिस्ट करंट लीकेज थ्रू एंड ओवर द सरफेस इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्ट करना, रोकना। ठीक है, अपोज करना, इसे कहते हैं ना, रेजिस्टेंस वर्ड सुना होगा। रोकना, अपोज करना, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, रेजिस्ट किया जाता है। ये कुछ मटेरियल्स होते हैं, रेजिस्ट किया जाता है उससे। इसके हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास पूरे, मैं आपको वो हैंड रिटन नोट्स पूरे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिजिक्स के, डोंट वरी, पूरे आपको मैं लिखवा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बट क्लास में थोड़ा सा इसको आप एक बार समझ लो, फिर मैं आपको इसके पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप इन केस नहीं लिख रहे हो तुम में से कोई, तो आई प्रोवाइड यू द नोट। लिखा रेसिस्टेंस की फुल फॉर्म, रेसिस्टेंस लिख लेना, ये होता है इसका मीनिंग, जो कि फ्लो को रोकता है। ठीक है,
अगर आपको फ्लो रोक लिया तो आप इसमें क्या होगा, आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं आपको आज ही जो है नोट्स भेज दूंगी, सो दैट यू कैन गो थ्रू दी नोट्स। ये मैं हैंड रिटन नोट्स आपको आज ही प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है भाई। अब इसकी जो है, इसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल में नहीं करा रही, क्योंकि उतना क्वेश्चन आता नहीं है इसके ऊपर कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो वो तो आप छोड़ सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज और इसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है पूरा। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। अब क्या होता है कि अब जब कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, हाँ हाँ, इसका हीटिंग इफेक्ट भी बता रही हूँ मैं आते। अब क्या होता है कि कोई भी एक मटेरियल है, उसकी रेसिस्टिविटी है, जो भी उसकी रेसिस्टिविटी है उसके हिसाब से वो हीटिंग होगी। तो क्या होता है कि करंट जो है उसका हीटिंग इफेक्ट भी पड़ता है। आपको पता है कि कोई भी चीज आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो हीट करती है। हमारे सेलफोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, वो हीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि when current passes through conductor, it is heated according to रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर की कितनी रेजिस्टिविटी है, वो कितना कंट्रोल कर पाता है, कितना रोक पाता है, इंक्रीज डिक्रीज कर पाता है, उसके बिहाफ पर उसकी रेजिस्टिविटी चलती है उस कंडक्टर की। जैसे कि एक ग्लोइंग ऑफ फिलामेंट लैम्प। ठीक है, जो एक बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे मिलके बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन जिसका एक यूनिट जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है। इसकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो दैट ये जो है, ये जो पूरा एक रेजिस्टिविटी हाई होगी तो वहां पर ये एक लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी रखता है, सो दैट इट कैन एमिट दी लाइट। लिख लो इस चीज को। ओके, एक क्वेश्चन, ये जो करंट का कॉन्सेप्ट है, ये किस पर्सन ने डिस्कवर किया था, हु हैज डिस्कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करंट? लिख लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। Benjamin Franklin discovered the concept of current. इम्पोर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने का पूरा क्रेडिट ही इस पर्सन को जाता है। ठीक है, बाकी इसमें आप ये मत पढ़िएगा बैठ करके कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डायनामिक क्या होती है, एसी डीसी करंट, ये सब ना पूछा नहीं जाता है। एसी डीसी वगैरह जो करंट होते हैं ना, ये आपसे पूछे नहीं जाते हैं, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उसको आप बैठ करके रिवाइज करो, टाइम वेस्ट मत करना इसके ऊपर। ठीक है, नहीं आते उससे इतने क्वेश्चन, तो आपको बस सीधा सीधा फैक्ट याद करनी है इसके अंदर, क्योंकि हम आईआईटी जेई तो कर नहीं रहे, इतनी चीजें पढ़नी पड़ती है अपने को। इसमें तो बहुत शॉर्ट में सिंपल कॉन्सेप्ट हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यस आतिफ, करेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया तुम लोगों ने?
तो ये एक तो कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी में सीधा या तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से पूछे जाते हैं, और या तो आपका सीधा इससे पूछा जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला एक हेडिंग बनाइए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखिए इसके बाद। ओम लॉ जो है, एक पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ओम्स लॉ पे कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी अभी कि कैसे आपको न्यूमेरिकल करना है। पहले तो आपको ओम्स लॉ पढ़ना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है? लिखिए, ये बहुत बेसिक लॉ है फिजिक्स का, लिखो ओम्स लॉ का मीनिंग होता है, ये जो है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है वो डिफरेंस को या फिर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ओम्स लॉ बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, सबके बीच में रिलेशनशिप है। लिखिए, ओम्स लॉ इज अ फॉर्मूला that establishes relation between current, करंट का मतलब आई, रेजिस्टेंस आर एंड वोल्टेज। ठीक है, 1826 में एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने देखा कि एक सर्किट बनाया, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट जो है वहां पे जितनी आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। यही है ओम्स लॉ। ठीक है, जो ओम्स लॉ है इसका मतलब है वोल्टेज का मतलब है यहाँ पर आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने ये चीज बताई है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल दो। हमारे जितने भी फ्यूजेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना अपने आप से, एक चीज प्रोवाइड करके। आप अपने आप से चीजों को, हर चीज को रेसिस्ट करते हो। आप इसका एक और एग्जांपल लो। आप घर में सब लोग फैन यूज करते हैं, फैन में रेगुलेटर लगा होता है, आप रेगुलेटर को कम ज्यादा करते हो, फैन की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने जितना सप्लाई किया उतना ही उसने अपने यहाँ पर अलाउ किया, आने का अपना उतना करंट फ्लो करने के लिए अलाउ किया। उसे ही हम कहते हैं ओम्स लॉ। एक एग्जांपल के फॉर्म में मैंने बताया ओम्स लॉ। ठीक है, बाकी सब अगर कुछ सब कुछ कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, जितना आप इंक्रीज करोगे वो उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपकी एक डिपेंड करता है वोल्टेज सप्लाई के ऊपर, जितना वोल्टेज सप्लाई होगा करंट उस हिसाब से फ्लो करेगा। V इज इक्वल्स टू आई आर। इसमें मैं आपको वो भी बताऊंगी, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आपको कितने भी डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए ना, आप उसको हिसाब से उस पे कम ज्यादा इसको कर सकते हो। मैं इसका भी ये भी बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, इसका लिखो जरा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड
resistance of 5 ohm are connected in series with a battery of 8 volt. Then current through circuit is सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, पहले क्या है, एक 5 ओम का कनेक्टेड है, ये 5 ओम है जो कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। और एक साथ में इलेक्ट्रिक लैंप, ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है, मतलब ये मैं इलेक्ट्रिक लैंप बना देती हूँ जैसे कोई, ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 20 ओम का है, ये सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है और उसमें आपने एक बैटरी लगाई है 8 वोल्ट की, और वो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जो आपके सामने लिखा है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले क्या हुआ, 5 ओम का ये रेसिस्टेंस लगाया है, 20 ओम का उसकी इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस है, और 8 वोल्ट है उसका बैटरी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कितना अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है, हमसे करंट फ्लो पूछ रहा है। अब समझ रहे हैं, अब देखो, अब आप ध्यान से पहले सुनना है इसको। ये वाले में ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक लैंप है, दो है ना, ओम हमारे पास दो है, ठीक है। तो एक हो गया, एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो। R1 है 20 ओम और R2 है 5 ओम, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा टोटल R हो गया, ये R की वैल्यू मतलब R1 प्लस R2, ये कितना हो गया, 25 ओम, ठीक है भाई, आराम से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 25। अब हमारे पास V कितना है, 8 वोल्ट, और हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हमें फॉर्मूला पता है, तो हमें I निकालना है, तो क्या करेंगे, V बाय आर हो जाएगा, इतनी मैथ सबको पता है, V बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ पर V कितना है, 8, मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, V है 8 और R है 25, 8 अपॉन 25 मतलब कितना हो गया, 0.32 एम्पियर, 0.32 एम्पियर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम लोगों का जो पूछा गया है, देखो ये वाला, ये इसको बना भी लो और इसको लिख भी लो। देखो यहाँ तक, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली प्रीवियस ईयर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको सीरीज में पता है, सीधा सीरीज में आप इसको निकाल लो करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, लिख लो इसको, बना लो। हाँ, पैरेलल का बताऊंगी भी रही, वेट करो, इसके अगला फर्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल का ही करवाने वाली हूँ, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक, एक क्वेश्चन ये वाला करो फटाफट। हाँ जी, सीरीज में आर ऐड होता है, हाँ, तो सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस होता है, सीरीज में आर को हम ऐड करते हैं इसके अंदर। पैरेलल ये पूरा जो भी आपको ओ में रेसिस्टेंस जितना भी दिया होगा ना, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड होकर के प्लस कर दो उनको पूरे को, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो प्लस कर दो, और पैरेलल में है तो वो भी मैं इसके बाद करवा ही रही हूँ वो वाला। पर आप एक क्वेश्चन और करो पहले, ये वाला करने के बाद एक ये क्वेश्चन करो। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि V निकालना है across a resistance of
2.5 किलो ओम है, थ्रू विच 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, मैं आपको उसके ऑप्शंस भी दे देती हूँ, कैसे ऑप्शंस हैं। 5, 0.2, 1.25 या फिर 0.8। सॉल्व करो जरा एक बार इसको। ये याद रखना बस, ये जो किलो में है ना इसको चेंज करना है, और मिली में है उसको भी चेंज करना होगा आपको, तब आंसर निकलेगा इसका। करके बताओ जरा क्या आंसर होगा। एक बार ट्राई करो, मतलब कितना हो पा रहा है उस हिसाब से। देखो भाई, इसको करोगे सॉल्व तो आपका रेजिस्टेंस आर पहले कितना आएगा। आपका आर दे रखा है 2.5 किलो एम्पियर, ठीक है, ओम। तो आप इसको 2.5 को चेंज करोगे तो कितना बन जाएगा, 2500 ओम, क्योंकि किलो है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद आपने आर के बाद आपने आई निकाला, आई इज 2 मिली एम्पियर। अब 2 मिली एम्पियर को नॉर्मल एम्पियर में चेंज करना है तो आंसर आ जाएगा 0.002 एम्पियर। इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, करने के बाद 0.002 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी यूनिट दे रखी है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है। अब वो किलो दे रखा था, उसको नॉर्मल में लाना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना तो बेसिक मैथ सबको पता होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है आपको v निकालना है। v इज इक्वल टू आई आर, आई मतलब 0.002 मल्टीप्लाई बाय 2500। आंसर आपका आ जाएगा 5.0, दैट मीन्स 5 वोल्ट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए। v इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में ऐसे निकालोगे। ठीक है, और जो भी v इज इक्वल टू आई आर का ग्राफ बनता है, ये जो पूरा आप देख रहे हो, इसमें जो आपका ग्राफ फॉर्मेशन होगा ना, वो लीनियर होता है। लिखो इसको, द ग्राफ फॉर्मेशन फॉर द ओहम्स लॉ इज लीनियर, LINEAR, लीनियर। तो सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर्स होते हैं, उनका भी क्वेश्चन आता है। मैं अब एक आपको ऐसा भी क्वेश्चन कराती हूँ पैरेलल वाला। ठीक है, अब बढ़े आगे इसमें न्यूमेरिकल्स पे ही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसमें। एक मैं पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल की बैटरी, ठीक है, ऑफ 2 वोल्ट ईच। फिर 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर, 12 ओम रेसिस्टर। ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका डायग्राम बनाओ, फिर मैं भी बताती हूँ यहाँ पर। और इसी को सेम हम फिर उसको उसमें दूसरे में भी चेंजेस भी करेंगे, इसको हम पैरेलली भी कनेक्ट करेंगे। पहले इसको लिख लो। ठीक है, इसको बनाओगे कैसे बनाओगे, पहले क्या है आपको, आपको 5 और 8 का बोला है ना, 5, 8 और 12। हाँ,
5, 8 और 12 में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 5, 8, 12, ठीक है। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 12 ओम। और क्या है, इसमें 3 सेल है जिसका 2 वोल्ट ईच है, मतलब 6 हो गए टोटल, ठीक है, 6 वोल्ट हो गए ना टोटल। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, 6 ओम है, एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, 6 वोल्ट। फिर ये कनेक्टेड है सारे इस तरीके से। बात समझ गए, इसके अंदर ये आपने इस तरीके से बनाया, ठीक है। इसे कहते हैं हम सीरीज में कनेक्शन होना। ये है सीरीज का कनेक्शन, क्लियर है। अब पैरेलल पे आओ। अब पैरेलल का भी समझो कि कैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, an electric lamp of 100 ohm resistance, ठीक है। उसके बाद a toaster of 50 ohm, water cooler of 500 ohm are connected in parallel, ठीक है। ये है पैरेलल किसके साथ, 2 220 वोल्ट बैटरी या सोर्स, ठीक है। अब आपको ये बता दिया गया, ठीक है, आपको ये सब इंफॉर्मेशन दे दी गई। आपको निकालना है जो, अगर इसके साथ कोई और इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड होती तो वहां से कितना करंट फ्लो होता, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रिक आयरन